हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। जैसा कि कल वाली वीडियो में मैंने देखा था, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर बहुत दिनों बाद अच्छे से पढ़ाया है और थोड़ा लिखा हुआ साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे। आज मुझे लगता है कुछ थोड़ा सुधार होगा, तो वो भी बताना। धीरे धीरे चीजों को थोड़ा रिकवर होगा, क्योंकि उसमें लाइटिंग की व्यवस्था अलग थी, इसमें लाइटिंग की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो वो थोड़ा सा ना इशू हो जाता है। लाइटिंग का पूरा प्रयास किया है, लाइटिंग का भी सही हो जाए, पर फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे और करते हैं अपने शुरू। ठीक है, चलिए। ज्यादा कुछ नहीं है, अब सारी चीजें आपको पता है, कोई नई बात नहीं है। सारी चीजें आपने देखी हुई है, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। नई बात कोई नहीं, आपको सारा कुछ करवाया हुआ है। कोई भी नई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने नहीं करवाई हुई। बस आपको एक बार रिवाइज ही करना है, बस मोटा मोटा जैसे कहते हैं ना कि आंखों में से निकालना है, वही चीज करनी है आपने। ठीक है, चलिए। संघ कोर डेटा, कोर डेटा क्या बोलते हैं? कोर डेटा। चलिए, कोर डेटा कोर डेटा कोर डेटा याद करो। हो गया, चलिए। स्थापना कब हुई थी या किसने की थी इसकी स्थापना? इस संघ की जो स्थापना की थी वो वेलफोर नामक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक का क्या नाम था? वेलफोर। वेलफोर नामक एक वैज्ञानिक था। तो ये आपको पहले तो नाम ध्यान में होना चाहिए। कोर डेटा संघ की स्थापना किसने की थी? वेलफोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोर डेटा संघ की स्थापना किसने की थी? वेलफोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका जो कोर डेटा, इसे रज्जुकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रज्जुकी या कशेरुकी। ठीक है, ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब इस संघ के अंदर सीधी सी बात है, जंतुओं की जातियां तो होगी, बिल्कुल होती हैं। तो विद्यमान जातियां कितनी हैं इसके अंदर? 55,000। यानी कि जो अभी इसके अंदर विद्यमान है, यानी कि इसके अंदर उपस्थित है, वो कितनी जातियां हैं? वो लगभग आपके प्यारे बच्चों 55,000 जातियां हैं। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगली बात देखें, विलुप्त कितनी हो चुकी है? विलुप्त विलुप्त हो चुकी हैं लगभग 25,000। कितनी हो चुकी हैं? 25,000। 25 और 55 80 हो गई लगभग ना। 80,000 जातियां अभी तक मतलब इसके अंदर रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, देखा जाए तो। लेकिन आपको याद रखना है कि 55,000 तो विद्यमान है और 25,000 इसकी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए, ये अब जो बातें हैं वो सारी की सारी आपने पढ़ी हुई हैं, देखी हुई हैं, कोई नई बात नहीं है। इस संघ के जंतुओं के जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठरज्जु तथा एक खोखली पृष्ठ तंत्रिका पाई जाती है। बोला गया है कि इस संघ में जितने भी जंतु हैं, उपस्थित हैं, इस संघ में जितने भी जंतु हैं, उनका जो पूर्ण जीवन चक्र होगा। जीवन चक्र कहें तो क्या कहेंगे? जीवन चक्र कि जैसे निषेचन, फिर भ्रूणीय परिवर्धन, फिर शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, और फिर युवावस्था, और उसके बाद में वृद्धावस्था और मृत्यु। ये पूरा एक जीवन चक्र होता है। तो कशेरुकी या जो इस संघ के जितने भी जंतु हैं, इसके किसी ना किसी एक अवस्था के अंदर, चाहे सभी अवस्था हो सकती हैं, नहीं तो कोई एक के अंदर क्या पाया जाएगा? एक पृष्ठरज्जु पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पृष्ठ का मतलब आगे बढ़। ठीक है, तो पृष्ठ यानी कि पृष्ठ का मतलब, और एक खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। सर ये दोनों बातें नहीं समझ में आई, चलो मैं समझाता हूं। हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है ना, वही मोटी मोटी अगर बात नहीं समझ में आए तो आप इतना, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिन जंतुओं के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें कोर डेटा में रखा गया है। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको मैं एक और बात बता दूं, इसमें तंत्रिका तंत्र का नाम आया तो आप है ना कभी एक चीज नोटिस करना कि तंत्रिका तंत्र है ना हमारी, वो रीढ़ की हड्डी जो होती है उससे जुड़ा होता है। हमारा दिमाग होता है ना, वो रीढ़ की हड्डी से डायरेक्ट जुड़ा होता है। ठीक है, मुझे भी इस बात का पहले पता नहीं था कि मस्तिष्क का और रीढ़ की हड्डी का आपस में क्या लेना देना। मस्तिष्क का और रीढ़ की हड्डी का आपस में क्या लेना देना, तो लेना देना कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको जो ऑफलाइन है या बाय फेस जो मुझे स्टूडेंट जानते हैं, जो मेरे इलाके के हैं,
तो उनको पता होगा कि मैंने हॉस्पिटल में भी लगभग 6.5 साल काम किया हुआ है टीचिंग प्रोफेशन से पहले। तो वहां पर जब डॉक्टर्स ऑपरेशन वगैरह करते थे, शल्य क्रिया बोलते हैं जिसे, ऑपरेशन को शल्य क्रिया बोलते, शल्य चिकित्सा, सॉरी शल्य चिकित्सा या शल्य क्रिया बोलती हैं। तो उसमें जैसे किसी भी पेशेंट का करते थे तो वहां पर एक स्पाइनल नीडल होती है, ठीक है, तो वो कमर के पीछे से वो लगाते थे और उसको मतलब उसको बाद में ट्रीटमेंट उसका किया जाता। तो मैंने जब मुझे पता नहीं होता मैंने पूछा था कि सर ये क्या होता है, तो उन्होंने बताया था कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एक पृष्ठ रज्जु और एक खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु पाई जाती है किसमें, कोर्डेटा में। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैं चाहता तो इसको जल्दी खत्म करना चाहूँ इस क्लास को तो फटाफट रिवाइज करा दूं, लेकिन मैं आपको सारी चीजें समझाना चाहता हूं ताकि आप आगे आपको दिक्कत न आए। अगली बात देखिए, इसमें पृष्ठ रज्जु का विकास मेसोडर्म से होता है। किससे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेसोडर्म। मेसोडर्म, अब मेसोडर्म क्या होती है, वैसे तो मैं बता चुका हूं कि जो हमारे शरीर के अंदर 3 जो अवस्थाएं बनती हैं वो होती हैं कौन सी, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतस्थ त्वचा। तो ये इससे निर्माण होता है मेसोडर्म से, इसका पृष्ठ रज्जु का। भ्रूणीय विकास में केंद्रीय तंत्र का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। यह बात इंपॉर्टेंट है कि जब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का जब विकास होता है तब केंद्रीय तंत्र का निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है, ठीक है। और विकसित होने पर इनके चारों ओर कशेरुक दंड का निर्माण हो जाता है। जब यह विकसित होता है तो इसके चारों ओर कशेरुक दंड का निर्माण भी हो जाता है। समझ में आई मेरी बात, क्या बात बोली है कि कोर्डेटा संघ के जितने भी जंतु है उनमें पृष्ठ रज्जु का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, मेसोडर्म से होता है। पृष्ठ रज्जु का निर्माण किससे होता है, मेसोडर्म से होता है। यह बात तो आपको समझ में आ गई। अब बोला है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण, इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण भ्रूणीय विकास जब होता है तब तो होता है एक्टोडर्म से, और विकसित होने पर इनके चारों ओर कशेरुक दंड का निर्माण हो जाता है। जब ये भ्रूणीय अवस्था से, जब भ्रूणीय अवस्था में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण, भ्रूणीय अवस्था में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म से। लेकिन जैसे ही जीव विकसित हो जाता है तो उसके चारों ओर क्या किसका निर्माण हो जाता है, कशेरुक दंड का निर्माण हो जाता है। जीवन चक्र के किसी अवस्था में क्लोम दरारें अवस्था अवश्य पाई जाती हैं। जीवन चक्र की कोई भी अवस्था के अंदर क्लोम दरारें पाई जाती हैं, ठीक है, क्या पाई जाती है, क्लोम दरारें पाई जाती हैं। अब इनमें पूर्ण बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है। विकसित जीव हैं तो पूर्ण बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, जैसे कि हमारे अंदर पूर्ण रक्त बंद परिसंचरण तंत्र है ना। बंद रक्त परिसंचरण क्या होता है ये मैं करवा चुका हूं, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है ये भी मैं करवा चुका हूं, ये सारी बातें मैं आपको करवा चुका हूं। अगर किसी बच्चे ने नहीं की हुई है तो प्ले लिस्ट में जाए, वहां पर रक्त परिसंचरण की 4 क्लासेस हैं, ऑल क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ कैसे होता है। एनी डाउट्स, नो डाउट्स, ठीक है। आगे देखिए, पूर्ण विकसित मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क भी पाया जाता है, हमारे अंदर पूर्ण विकसित मस्तिष्क है ना, दिमाग पूर्ण विकसित है ना। मस्तिष्क वैसे दिमाग नहीं बोलते साइंस में, इसको ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क या ब्रेन, माइंड भी नहीं बोलते, उसको ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेन और हार्ट दोनों अलग अलग चीज है, कि वो कहते हैं ना कि इश्क और साइंस या इश्क और मेडिकल साइंस दोनों के ख्यालात जो दिल के बारे में है वो अलग अलग है। कैसे कि साइंस कहती है कि दिल में हड्डी नहीं होती, और इश्क कहता है कि फिर वो दिल टूटता क्यों है। समझ में आई मेरी बात। मेडिकल साइंस और इश्क दोनों को दिल को लेकर अलग अलग ख्यालात होते हैं। तो मेडिकल साइंस कहती है कि दिल में हड्डी नहीं होती, और इश्क कहता है कि तो फिर दिल टूटता क्यों है। चलिए, तो वो दिल नहीं होते हुए वो हार्मोन्स होते हैं, वो मैं आपको करवा चुका हूं मस्तिष्क बारे में भी, ठीक है। तो मस्तिष्क क्या होता है तो वो मैं भी आपको करवा चुका हूं, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र संपूर्णतः में आपको, है ना, वो सारी आप क्लासेस देख सकते हो। पाचन, उत्सर्जन और जनन तंत्र ये भी पूर्ण विकसित होते हैं। अभी पाचन तंत्र भी आपको करवा चुका हूं, उत्सर्जन तंत्र भी आपको करवा चुका हूं, और जनन तंत्र रहा हुआ वो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ये भी पूर्णतः विकसित होते हैं। अब आगे, ये तो आपको सारी बातें पता ही है, कोई नई बात नहीं है।
इस पूरी कैलकुलेशन से एक ही बात निकल के आती है कि कोर्डेटा संघ के अंदर वे जीव आते हैं जिनके अंदर कशेरुक जो पृष्ठरज्जु है वो पाई जाती है। ये सारी बातें आपको पता है कि हाँ, अब यहां पर आपके अंदर ये रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, जो आपके अंदर गुण है वो इसके अंदर है। ऑल क्लियर? अब आगे चलते हैं। इनको 13 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 13 वर्गों में। वो आपको मैंने करवाए थे। अब जैसे आपको मैंने करवाया था ना, जगत है क्या किसी को याद? चलो कमेंट सेक्शन में लिखो क्या क्या था। सर पहले जगत था, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये 7 स्टेप थे ना, ये तो मैंने लिख दिए। पहली क्लास थी अपनी प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ के बाद में जो मैंने जितने भी संघ करवाए हैं, सारे जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी कोड डेटा तक लो, प्रोटोजोआ से कोड डेटा तक आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्रोटोजोआ लिख दिया और कोड डेटा मैंने लिख दिया। इसके बीच में जितने भी संघ हैं हमने पीछे क्लासेस करवाई हैं वो सारी की सारी आप रूटीन में लिखिए। कोड डेटा के बाद में क्या आएगा, उसके बाद में क्या, वो सारी आपको लिखनी है कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस संघ को 13 वर्गों में बांटा गया है। देखो, जगत हम जंतु जगत पढ़ ही रहे हैं, हो गया। संघ हम कौन सा पढ़ते हैं? कोड डेटा। कौन सा संघ पढ़ रहे हैं? कोड डेटा। अब कोड डेटा को आपको 13 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? कोड डेटा को 13 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको आगे परेशानी न हो, ठीक है भाई। हो गया स्क्रीनशॉट। तो पहला वर्ग है मत्स्य। कौन सा? मत्स्य। मैं से मत्स्य, मैं से मछलियां, मैं से मत्स्य, मैं से मछलियां। तो इस मत्स्य वर्ग के अंदर संपूर्णतः मछलियां आती हैं। क्या आती हैं? मछलियां। मत्स्य वर्ग के अंदर मछलियां आती हैं जो लवणीय व मृदु जल में पाई जाती हैं। अब मछलियों के बारे में क्या आपको बताऊं, सभी ने देखी होंगी, कुछ ने तो, है ना। चलिए, अनियमित तापी, यानी कि ये अनियमित तापी होते हैं, इनका ताप नियंत्रण इनके अंदर नहीं पाया जाता है। शरीर धारा रेखीय होता है। शरीर धारा रेखीय का मतलब क्या होता है कि इनके शरीर पर धाराएं पाई जाती हैं, और दूसरा ये जल के साथ गमन करते हैं। वह बाह्य कंकाल शल्कों के रूप में होता है, और इनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शल्क पाए जाते हैं। श्वसन किसके द्वारा होता है? बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जलाशयों में रहते हैं, तो श्वसन किसके द्वारा होगा? क्लोम के द्वारा। क्लोम के द्वारा होता है, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। हृदय क्या होता है? द्विकोष्ठी होता है। हृदय द्विकोष्ठी होता है, यानी कि एक आलिंद और एक निलय, ठीक है। तो केवल अशुद्ध रक्त को पंप करता है। यहां पर आपकी इंपॉर्टेंट बात बनेगी कि इनके हृदय के अंदर एक आलिंद और एक निलय होता है। एक आलिंद और एक निलय। जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो उनको लगेगा सर ये क्या आलिंद बता दिया, ये क्या निलय बता दिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि परिसंचरण तंत्र वाली चैप्टर क्लास देख लेना, ठीक है। ये जल में अंडे देते हैं, जल में अंडे देते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, शार्क। क्या? अब इसके अंदर कुछ मछलियों के नाम है, जिसमें एक है शार्क। शार्क को स्कोलिडोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कोलिडोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कोलिडोन। शार्क को क्या बोलते हैं? स्कोलिडोन। और स्कोलिडोन के अलावा इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग फिश। ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में है टॉर्पिडो, फिर रोहू। रोहू, राहु नहीं है, ये रोहू है, और रोहू का वैज्ञानिक नाम होता है लेबियो रोहिला। क्या होता है? लेबियो रोहिला। दिल्ली सराय रिहोला नहीं, लेबियो रोहिला, ठीक है। इसके बाद में कतला, कतली नहीं है, ये कतला है, ठीक है। उसके बाद में भेटकी, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, समुद्री मीन या समुद्री घोड़ा बोलते हैं किसे? हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। इसके बाद में एनाबस, मंगूर। मंगूर को कैटफिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटफिश। गर्रई, सिंगी और प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस। ये एक वर्ग आपका कंप्लीट हो गया। और अब बात करते हैं दूसरा वर्ग, ठीक है। मत्स्य वर्ग को आपको सिर्फ एग्जांपल से याद रखने हैं, बाकी सारी बातें आपको पता ही है, कोई नई बात नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको ये चीजें पता नहीं है, क्योंकि आपने अगर रेगुलर जुड़े हुए तो आपके लिए ये कोई नई बातें नहीं है। बस आप ये एग्जांपल से याद रख लेना मत्स्य के। शार्क, टोरपीडो, रोहू, कतला, भेटकी, हिप्पोकैम्पस, एनाबस, मांगूर, गर्रई और सिंगी और प्रोटोप्टेरस। ये एग्जांपल से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ग है उभयचर। उभयचर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? एम्फीबियास।
क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। क्या बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके जंतु जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे एम्फीबिया बोलते हैं। ये अनियमित टापू जंतु होते हैं और 3000 जातियां इनकी लगभग पाई जाती है। कितनी, 3000 जातियां आपको याद रखनी है। इसके बाद में त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण चिकनी होती है। त्वचा पर अधिक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए इनकी त्वचा चिकनी होती है। ठीक है, और श्वसन किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। श्वसन किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। मेंढक देखा होगा, मेंढक को कभी आप पकड़ के देखना, वो पकड़ा नहीं जाएगा आपसे। क्यों, क्योंकि उसकी त्वचा ना एक सिल्की सिल्की होती है, फिसलन जैसी। क्यों, क्योंकि उनके शरीर पर अधिक, जो त्वचा पर अधिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। 2 जोड़ी पैर होते हैं। कितने जोड़ी, 2 जोड़ी। 2 जोड़ी पैर, तो टोटल कितने पैर, 4 पैर। एक पैर में 5 अंगुलियां, कोई नई बात नहीं है। नासा छिद्र मुख गुहा में खुलता है। जैसे हमारे ये 2 नाक हैं, ये नाक के 2 छेद हैं, इनको बोलते हैं नासा छिद्र। वैसे उनके भी होते हैं, किनके, उभयचर के। अब ये हमारे जो नाक के आगे छिद्र, वो आगे कहां खुलते हैं, मुख गुहा में। कहां पर, मुख गुहा में। तो उनके भी मुख गुहा में खुलते हैं। अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। शरीर के जो अंदर का कंकाल है उसमें अस्थियां पाई जाती हैं। जैसे हमारे अंदर अस्थियां पाई जाती है ना, कभी मौका मिला तो आपको आपकी असली खूबसूरती से मिलाऊंगा। ठीक है, हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय होता है। 2 आलिंद और 1 निलय होता है। 2 आलिंद और 1 निलय। चलिए मुझे इसका एग्जांपल्स में एक अपवाद बता देना। एक इसका ना उभयचर का एक अपवाद है, कमेंट सेक्शन में बता देना, जिसके अंदर 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। तो इनका हृदय कितने कोष्ठीय होता है, इनका हृदय 3 कोष्ठीय होता है। लेकिन उभयचर का एक अपवाद है, ऐसा जंतु है एक अपवाद, उभयचर है लेकिन उसके अंदर 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। कमेंट सेक्शन में डाल देना। दूसरी खास बात इसकी क्या है कि इनके आरबीसी में केंद्रक होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मेरे को। इस पूरे उभयचर से मेरे को यही एक बात अच्छी लगी, इनके आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। नॉर्मल हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। श्वसन लार्वावस्था में देखें तो क्लोम द्वारा, और वयस्क हो जाए तो त्वचा फेफड़ों द्वारा। उभयचर की अगर लार्वावस्था की बात करें, श्वसन की बात करें, जब ये लार्वावस्था में होता है तो वो क्लोम द्वारा करते हैं, और अगर वयस्क हो जाएंगे तो त्वचा द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। मलाशय व मूत्र नलिका क्लोएका में खुलती है। एक भाग होता है क्लोएका जिसमें मलाशय व मूत्र नलिका खुलती है। उत्सर्जन पदार्थ व जनन पदार्थ क्लोएका से बाहर निकलते हैं। उत्सर्जित पदार्थ और जनन पदार्थ भी कहां से बाहर निकले, क्लोरेका से बाहर निकलते हैं। निषेचन कैसा होता है, बाह्य होता है। अब यहां पर देखो, लार्वावस्था क्लोम द्वारा, श्वसन क्लोम द्वारा होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है, मतलब वो जल में रह रहे हैं। लार्वावस्था जल में रह रहे हैं, तो लार्वावस्था कब बनती है, जब मुख्यतः जलाशयों में वाले में लार्वावस्था बनती है ना। तो देखा जाए तो निषेचन कैसा होता है, बाह्य। ठीक है, लार्वावस्था को टेडपोल बोलते हैं। याद रखना, उभयचर की जो लार्वावस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, टेडपोल। ये बात आपको याद रखनी है। ग्रीष्म में शीत निष्क्रियता होती है। ग्रीष्म और शीत निष्क्रियता ये दोनों दिखाते हैं। एग्जांपल्स, प्रोटियस, नेक्यूयूरस होता है। उसके बाद में साइरेन, सेलामेंडर, मेंढक, दादुर, इक्विथियस और हाइला। मेंढक और हाइला याद रख लेना भाई, मेंढक और हाइला। मेंढक का वैज्ञानिक नाम कमेंट सेक्शन में डाल देना। यहां पर यह टॉपिक होता है कंप्लीट। मैंने फटाफट इसलिए बताया क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको पहले करवाई हुई हैं, और फिर भी इन चीजों के बारे में आप सभी जानते भी हो। अब डायरेक्ट मैं सारी चीजें आरामदारी से करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैं करवा दूंगा आरामदारी से। लेकिन पता क्या होता है, जब आपको फटाफट बताइए ना, आपके माइंड में थोड़ा रिकॉल होता है, आपका खुद का जोर लगता है। हाँ भी सर ने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था, तो वो चीज मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि माइंड का जोर लगना चाहिए। जब पढ़ रहे होते हो ना, जब आप 40 मिनट की क्लास अटेंड की है, पेशेंस और कंटिन्यूटी, तो क्लास लेने के बाद में आपका सर भारी हो जाता है। ऐसे लगता है अभी 10 मिनट बस हो जावा, मतलब आपको वो अब अपने माइंड में सेव करना है। ठीक है, वो चीज होनी चाहिए। और क्योंकि मैंने भी जब ये स्लाइड लिखी है, आपको पढ़ाया है, ठीक है, तो ऐसे माइंड में लगता है थोड़ा सा भी, हाँ जोर लगाए बोलने का, वो चीज होना चाहिए, तभी पढ़ाने का मजा आता है और पढ़ने का भी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर भी कोई चीज आपको नहीं समझ आए, कमेंट सेक्शन में चीजों को डाल देना, हम आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात
नहीं है। 22 तारीख के बाद वैसे तो आज ही है 22 तारीख, क्योंकि ये क्लास 21 तारीख को रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन आपको 22 तारीख को मिल रही है ना। तो 2-3 दिन बाद में रवि सर की भी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलने शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके भी एग्जाम थे, मेरे भी एग्जाम थे, इस वजह से हम थोड़ा बिजी रहे, तो आपको क्लासेस नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन हम अपनी जो कमियां हुई हैं आपकी जो सिलेबस छूटा है उसको पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।